This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 9 जून 2021 चरक निदान अध्याय 3 गुल्म शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निमीलम् प्रौढदावाग्निमीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धान् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स प्रकुपितो वायुर्महास्रोतोऽनु प्रविश्य रक्षात् कठिनीभूतम् आवृत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति हृदि बस्थौ पार्श्वयोर्माभ्यां वा। तर्हि विविधानि यानि कारणानि पूर्वोक्तानि तेषां सेवनानन्तरं प्रकुपितः वायुः महास्रोतः अनुप्रविश्य रक्षात् कठिनीभूतः अथवा रक्षात् कठिनीभूतं कठिनीभूतः यदि तत्र स्वीकृतः स्यात् तर्हि तस्य अर्थः कठिनीभूतः वायुः इति। कठिनीभूतम् इति यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि कठिनीभूतं यत्किञ्चित् अवस्थानं यत्र सः अवस्थितिं करोति तत् स्थानं तत्र गृह्यते। पिण्डितः अवस्थानं करोति तत्रैव सः तिष्ठति इति हृदि वस्तु पार्श्वयोर्माभ्यां वा। तर्हि एतानि तस्य स्थानानि यत्र स्थितः अयं पिण्डितः भूत्वा अवस्थानं करोति। स शिरोमुपजनयति ग्रन्थिंश्च अनेकविधाः। तो वो वायु शूल निर्माण करता है और अनेक विध ग्रंथि निर्माण करता है। जैसे कि मैंने कल कहा कि ये कैंसर का कुछ लोग ग्रंथि इस प्रकार से मानते हैं। कल भी जो कोलकाता के पवन कुमार शर्मा के द्वारा जो संचालन हुआ उसमें भी ग्रंथि को लेकर एक बहस हुई थी। तो गुल्म का एक लक्षण ग्रंथि इस प्रकार का है। तो ग्रंथि की चिकित्सा करना है, गुल्म की चिकित्सा करना कैंसर में ठीक रहेगा, ऐसा एक मत प्रवाह है। मैं सहमत नहीं हूँ। अर्बुद को बहुत सारे लोग कैंसर मानते हैं लेकिन मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। तो पंडितश्च अवतिष्ठते और इकट्ठा होकर इस प्रकार का रहता है। स पिंडितत्वात् गुल्म इत्यभिधीयते और वो पीड़ित होने के कारण उसको गुल्म कहते हैं। जैसे वृक्षों में गुल्म होते हैं इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इसको गुल्म कहा जाता है। सह मुहुः आधमति मुहुः अल्पत्वम् आपद्यते।
तो उसमें आगमन की प्रक्रिया बार बार इस प्रकार की होती है, पल्सेशंस इस प्रकार की होती है, या फिर अल्पत्वमा पद्धति ये थोड़ा कम भी हो जाता है। अनियत विपुल अणु वेदनश्च भवति। और जो निश्चित नहीं है इस प्रकार के अनियत विपुल अणु, कभी ज्यादा कभी कम इस प्रकार की वेदना होती रहती है। और कब होती है कब नहीं होती है इसके बारे में कुछ पता नहीं। चलता वायो मुहुः पिपीलिका संचार अंगे। तो वायु के चल गुण के कारण नहीं है अनियत अविपुल इसको चलत्वाद वायो हो, ये कार्य कारण भाव दिया है। तो वायु के चलत्व गुण के कारण अनियत विपुल अणु वेदनश्च होती, ये बताया गया है। और मृदु पिपीलिका संचार मुहुः पिपीलिक के संचार अंगे, और बार बार पिपीलिका संचार शरीर में होता है। तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुक्ति हर्ष प्रलयोदय बहुला। तो इनका सभी का प्रलय और उदय, हाँ, ये शांत भी हो जाते हैं और फिर से उदित भी होते हैं। तो तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुक्ति हर्ष, इन सभी का प्रलय और उदय इस प्रकार का होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की वेदनाएं हैं। तो भेद इस प्रकार के भेद यानी कि स्फुटन जैसी वेदना, तो यानी पियर्सिंग इस प्रकार की कुछ वेदना। स्फुरण आयाम, इसका मतलब ये स्ट्रेच होना इस प्रकार से, संकोच नजदीक आना, संकोच हो जाना, हर्ष सुक्ति, ये सब। बहुल का मतलब कभी होती है कभी होती नहीं है, इस प्रकार से किया जाता है। तदा तुरः सूच्येव शंकुनेव च अभिसंविद्धम आत्मानं मन्यते। तो रुग्ण को सूची या शंकु इस प्रकार से कोई घुस रहा है शरीर में, कुछ घुस रहा है इस प्रकार की प्रतीति होती है। अभिसंविद्धम आत्मानं मन्यते। अपि च दिवसान्ते ज्वरीयते, और शाम के समय दिवस खत्म होता है तब ज्वर उसको निर्माण होता है। तो इवनिंग राइज टेम्परेचर ये ज्यादातर टीबी से जुड़ा जाता है, और उसके साथ में अगर खांसी है और वजन कम हो रहा है तो टीबी की आशंका दी जाती है, और फिर आगे एएफपी वगैरह किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। लेकिन सायं वाली ज्वर ये एक गुल्म का भी लक्षण है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सुश्रित अस्य अस्यम अस्य आस्यम, तो मुखशोष इस प्रकार का हो जाता है। उच्छ्वास उपरुद्ध, और उच्छ्वास छोड़ने में तकलीफ होती है, वो अवरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। ऋष्यन्ति चास्य रोमाणी वेदनाया प्रादुर्भाव, जब वेदना निर्माण होती है तो रोमहर्ष ये लक्षण दिखाई देता है। प्लीहा आटोप अंतरकोजन अविपाक उदावर्त अंगमर्द मन्या शिरशंक शूल प्रध्न रोगा चयन पुत्र। तो प्लीहा वृद्धि होना, आटोप अंतरकोजन अविपाक उदावर्त अंगमर्द मन्या शिरशंक शूल प्रध्न रोग, ये इसको उपद्रव के रूप में आते हैं। कृष्ण अरुण परुषत्व नख नयन वदन मूत्र पुरुष, और ये विभिन्न रंग और विभिन्न स्पर्श, कृष्ण अरुण परुष, और ये परुष स्पर्श इस प्रकार, त्वं नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये सभी इसमें इस प्रकार का भाव आता है। निदानुक्तानि चास्य उपशेरते नोपशेरते विपरीतानि से उपशेरते इति वाक्य। और जो निदान में बातें कही गई है उससे उसको अनुपशय होता है, और विपरीत उसके जो है वो उसको उपशम लाती है, इति वातगुल्म। तो इस प्रकार से वातगुल्म के बारे में ये जिक्र किया गया। पिपीली का संचार सर्वगत होता, फक्त गुल्म प्रदेशी नाही। अंगेशु का मतलब दोनों हो सकता है, उस अंग में भी और पूरे शरीर में। या अंग गात्र, ये दो शब्द इस प्रकार के हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ बदलता है। तो गात्र का भी अवयव अर्थ अवयव, या गात्र का अर्थ शरीर, ये दोनों तरीके का हो सकता है, और ये काफी नौबत कोश कार्य में आती है। तो हमें
गात्रम द्रष्टव्यम शरीरमपि गात्रम द्रष्टव्यम अंगम अवयवः अपि, ये इस प्रकार से हमने किया है वहां पे। और जहाँ अंग है वहां अंगम द्रष्टव्यम शरीरम से अंगम द्रष्टव्यम अवयवः अपि गात्रम अपि, इस प्रकार से भी दिया है। तो कहाँ कौन सा अर्थ है ये देखना चाहिए। पिपीलिका संचार मांसगत वाताचे लक्षण आलेले आहे। येथे गुल्म उत्पन्न करताना वायू मांसगत होतो असे असावे का? ये हो सकता कि मांसगत वात का ये लक्षण इस प्रकार का है। और अभी व्यवहार में जिसको मराठी में हम मुंग्यायणी इस प्रकार के कहते हैं, वे थोड़ा सा सुक्ति का लक्षण है, सुक्ति जैसा। पिपीलिका संचार यानी कि सचमुच पिपीलिका हमारे शरीर पे घूम रही है, इस प्रकार का लक्षण होना चाहिए। वो बहुत ही कम लोग बताते हैं। नानन शेंडे सर ने एक पेशेंट पांचगणी में देखा था, मैं एक दंत यज्ञ वहां पे हुआ था, मैं भी मौजूद था। और एक काफी बूढ़े आदमी 75 80 के उम्र के, उनका कहना था कि मुझे पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ती है, ऐसा महसूस होता था। तो इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद नाना शेंडे सर ने रक्तमोक्षण किया, और जैसे रक्तमोक्षण किया उसको शांति हुई। शेंडे सर हर 3 महीने के बाद वहां पे जाते थे। अभी मुझे मालूम नहीं, चितड़े करके एक वैद्य पांचगढ़ में थे उस समय, उस जमाने में। अभी अगली पीढ़ी में कोई है या मालूम नहीं है, लेकिन कोडटकर सर ने भी जिक्र किया था कि अच्छे वैद्य है इस प्रकार से। तो उनके पास जाते थे। और मैं भी एक इसी प्रकार शिविर में गया था। तो मैं गया था तभी वो बूढ़ा आदमी आया था, फिर उसे उन्होंने रक्तमोक्षण किया। हर 3 महीने के बाद वो उसका रक्तमोक्षण करते थे। तो ये रक्त से संबंध है, ये एक बात हो सकती है। और मांसगत में जो अभी जिसको हम मुंग्यायणे इस प्रकार से कहते हैं, वो शायद कुछ अलग ही इस प्रकार की बात होगी। वो सुक्ति जैसा ज्यादा है। और ये जो है, ये तितली का संचार है वो अंगेशु, सचमुच पिपीलिका जो है वो हमारे शरीर पे संचार कर रही है, इस प्रकार का लक्षण है। तो विपरीतानि च उपसरति, ये बहुत जगह पे आता है कि निदानोक्त जो है उससे अनुपश है, और उसके विपरीत चीजों से उपश है, ये काफी देखा जाता है। तैरेव तु कर्शनैः कर्चितस्य अम्ललवणकटुकक्षार उष्णतीक्ष्णशुक्त व्यापन्न मध्य हरितकफलाम्लानां वा विदायनां च शाकधान्यमांसादीनाम् उपयोगात् अजीर्णाद्धिषणात् रोक्षानुगते च आमाशय वमनमतिवेलं सन्धारणं वातातपौ च अतिवेगस्य मानस्य पित्तं सह मारुतेन प्रकोपम्। तो कर्षण के हेतु जो है वो वही रहेगी। और उससे कर्षित व्यक्ति है। अभी ये कोविड-19 के बाद बहुत लोग कर्षित हो गए हैं, जिनका पहले वजन कुछ 60 65 65 इतना था, वो अभी 40 45 पर आ गए हैं। तो ये रोग के कारण कर्षित इस प्रकार के है। लेकिन इस स्थिति में वात बढ़ेगा तो काफी मुश्किल होगी, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी इस प्रकार की है। अम्ल लवण कटुक क्षार उष्ण तीक्ष्ण, तो ये सभी अब पित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हेतु है। शुक्त व्यापन्न मध्य हरितक फलाना फलाम, तो शुक्त व्यापन्न मध्य ये काफी पुराने जमाने से प्रचलन में है, ऐसा दिखता है। बीच बीच में ये खोपड़ी वगैरह इस प्रकार के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की मौत होती है व्यापन्न मध्य पीने से इस प्रकार से। तो ये कहीं बिगड़ जाता है और फिर उसी को लोग पी लेते हैं। अभी ये फिलहाल सुना गया कि कुछ लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, मद्य नहीं मिला इसलिए, और उनकी मौत हो गई। तो ये भी एक अजीब चीज है कि सैनिटाइजर लोग कैसे पीने लगेंगे, अल्कोहल उसमें है इसलिए सैनिटाइजर पिया इस प्रकार से। हरित का फलान लाना,
अरे हरित का जो है वो मसाले जिसको कहते हैं वो एक वर्ग है, और फलाम्ल इनका विदाहीनांच शाक धान्य मांसादीनां भोगयोगा। और विदा इस प्रकार के शाक धान्य मांस इनका उपयोग करने से अजीर्ण अध्यशन रोक्षा अध्यशना, और अजीर्ण और अध्यशन इसके जरिए रोक्षानुगते आमा रोक्षानुगते आमाश्च आमाशय, और आमाशय में रोक्ष होने पर वमनम अतिवेलम संधारणम, ज्यादा वमन जिस प्रकार से करते हैं ना वो पहले सर्दी उदीर्णाम धारयति अनुदीर्णाम उदीरे, ये इस प्रकार के जो हेतु बताए गए हैं। वातातपौ च अतिसेवमानस्य, और वात और आतप इनका बहुत ज्यादा सेवन करने से पित्तम सहमार्तेन प्रकोपमा, तो वात के साथ पित्त का प्रकोप। तो ये संसर्ग की अवस्था है, जैसे कहा गया है तो पित्त इस प्रकार का पित्त गुल्म, लेकिन केवल पित्त नहीं रहता, वात उसमें रहता ही है। और ये कर्षण वगैरह जो है वो शुरू से उसी प्रकार के हेतु है, और फिर उस बैकग्राउंड पर अगर पित्त प्रकोप का आहार इस प्रकार का हुआ तो उससे पित्त गुल्म की होती है। तत्प्रकोपित्तम मारुतः आमाशयैक देशे संवर्त्य तानेव वेदना प्रकारान् उपजनयति, ये उक्ता वातगुल्मे। तो मारुतः वायु तम प्रकुपितम पित्तम, उस प्रकुपित पित्त को आमाशय के देशे संवर्त्य, आमाशय के एक देश में रख के या उसको वर्तुलाकार इस प्रकार के देखे। संवर्त्य का अर्थ क्या होता है, एक बार नीचे कुछ किया है क्या देखेंगे। संवर्त्य इति वचनात् पित्तगुल्मस्य कफगुल्मस्य च बस्तिः स्थानं न भवति इति दर्शयति। वचनमेन नाभिस्थानान्तरं जन्तुरामाशय इति स्मृतः। वातगुल्मस्य तो बस्तिरिति स्थानं भवति, वातात्मने सामान्येन महासेते इति कृतः। तो इसने संवर्त्य के बारे में कुछ बहस नहीं की है। समूर्छ इति पाठभेद है, तो उसको वर्तुलाकार बना के गुल्म ये जो स्थिति है तो उसको उस प्रकार से बना के तानैव वेदना प्रकारान् उपजनयति, उसी वेदना प्रकार को निर्माण करता है। ये उक्ता वातगुल्म जो वातगुल्म में बताया। पित्तं तो एनम विदहति कुक्षौ हृदि उरसी कंठे च, तो पित्त जो है वो विदाह निर्माण करता है कुक्षी हृदय उर और कंठ इसमें। सविदयमानः सधूमं इव उद्गारम् उद्गीरते अम्लान्वित, और जब उसका विदाह होने लगता है पित्त का तो सधूम जैसा, जैसे कि धुआं निकल रहा है, उद्गारम उद्गिरते इस प्रकार का उद्गार, और अम्लान्वित इस प्रकार का होता है। गुल्मश्च गुल्मावकाशश्चास्य दह्यते दूयते धूप्यते उष्मायते स्विद्यति क्लीद्यति शिथिल एव स्पर्शा सह अल्परोमांचश्च भवति। तो जहाँ पे गुल्म है वो जिसमें दाह होता है, दूयन होता है, धूपन होता है, उष्मा होता है, स्वेद होता है, क्लेद होता है, शिथिल एव स्पर्शा सह, जैसे शैथिल्य जैसा होता है, स्पर्श असह होता है, अल्प रोमांचश्च भवति, और रोमांच बहुत ही थोड़े इस प्रकार के होते हैं। ज्वर भ्रम दवथु पिपासा तालु खिद्यति है नहीं, लिद्यति है ना, खिद्यति नहीं है, स्विद्यति है। तो स्वेद निर्माण होता है, इसमें सिर्फ दूयते का अर्थ एक बार देखना चाहिए। दूयते का दर्द होना ऐसा ही है थोड़ा सा, लेकिन ये पित्त संबद्ध है। दूयन ये जो ये है, खिद्यति नहीं स्विद्यति ये है, तो स्वेद उस अवकाश में स्वेद होता है इस प्रकार से। ज्वर भ्रम दवथु, ये दवथु भी इसी प्रकार का जलन जैसी होती है, ये दवथु बताया जाता है। पिपासा गल तालु मुख शोष प्रमोह विभेदांश्च एन उपद्रवन्,
ते ज्वर भ्रम दवतु पिपासा गलतालु मुख शोष प्रमोह। प्रमोह भी एक लक्षण आया है। विड भेदांश्चैन उपद्रवते और विड भेद। तो विसर्प में भी इसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उस सर्प में रैश उत्पन्न होता है, पीड़िका उत्पन्न होती है और वो स्पष्ट रूप से दिखती है। यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। और अभ्यंतर विसर्प इस प्रकार का हो या अभ्यंतर गुल्म इस प्रकार का हो, तो वो शायद ये जो नाम नहीं याद आ रहा, मैं बताऊंगा। एक गंभीर कंडीशन एलोपैथी में मानी जाती है, उसका द्योतक इस प्रकार रहती है। निदानोक्तानि चास्य नोपशरते विपरीतानि उपशरते इति गुल्मः। हाँ, हरित हरित्र त्वं नख नयन वदन मूत्र परिशश्च भवति। तो हरित और हरिद्र इस प्रकार के त्वं नख नयन वदन मूत्र पुरुष है, इसमें स्पर्श के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ण है। और निदानोक्तानि चास्य नोपशरते विपरीतानि उपशरते इति गुल्मः। और निदानोक्त जो भाव है उनसे अनपश है, और जो विपरीत है उसके उससे उपश है, ये काफी सभी में कॉमन इस प्रकार का है। रुधिबस्तु इत्यादि कृतं दाह दुयनादयः पित्त वेदना विशेषा असकृत व्याख्याताः दवतु धक धक इति लोके कथ्यते। ये काफी अलग है अम्ल पित्त और गुल्म इस प्रकार से। इसमें पिंडी तत्व इस प्रकार का एक अहम लक्षण है, और एक गोला जैसा लगता है शरीर में, आमाशय में, इस प्रकार से ये अनुभूति इस प्रकार की रहे। तो इसमें काफी अंतर है अम्लपित्त और ये। वैसे गुल्म के ज्यादा मरीज दिखते नहीं है, ये एक अहम बात है, बहुत ही कम। और मैंने देखे है सिर्फ वात गुल्म के ही देखे, पित्त गुल्म या कफ गुल्म ऐसा अल्प रोमांच कसे पहाड़ा, वो मरीज ही दिखा सकता है कि थोड़े रोंगटे खड़े होते। वात में रोमांचित इस प्रकार का हो जाएगा, और थोड़ा सा कुछ रोमांच निर्माण होना ये होगा। पित्त गुल्म वाले और कामला वाले वर्ण में कुछ फर्क रहेंगे क्या, मूत्र वगैरह का? कामला में तो ये पीत वर्ण ही प्राप्त होता है, हरित वर्ण वास्तव में कामला में नहीं दिखाई देता। यह हरित वर्ण यहाँ पे बताया गया है, और कई मरीजों में हरित वर्ण की मल प्रवृत्ति भी होती है, तो समझ लेना है पित्त का ही परिणाम इस प्रकार का है। तो लक्षण समुच्चय से व्याधि का ज्ञान होगा। पूरे लक्षण क्या है ये समझकर फिर व्याधि का ज्ञान करना जरूरी इस प्रकार का है। मैंने एक अजीब मरीज देखा था, गॉल ब्लैडर स्टोन था, तो गॉल ब्लैडर निकाला गया, और उसके बाद में उनका कहना था कि बहुत जलन ये पेट में हो रही है, और सहन नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से। उनके रेगुलर वैद्य सर देशमुख सर थे। तो मैंने सर देशमुख सर से अपॉइंटमेंट मांगी या घर आने के लिए कहा। सर देशमुख सर ने कहा मैं अगले हफ्ते में आऊंगा। वो बड़े चित्रकार है, तो मेरी एक छात्र उनकी शिष्या रही है इसके चित्रकला में। तो मुझे उसने पूछा कि आप देखेंगे क्या? सर देशमुख सर तो एक हफ्ते की बात बता रहे हैं, और ये काफी मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो जब मैं इससे मिलने के लिए गया, हाँ, तो ये बहुत ही उष्ण था और जो बहुत ही जलन। तो मैंने कहा कि एक बार आप सोनोग्राफी करवाओ। तो सोनोग्राफी में पता चला कि ये बिलियोमा है। मैंने पहली बार ये टर्म सुनी। तो बिलियोमा का मतलब ये है कि जब बाइल डक्ट ये एक निकालते हैं, हाँ, गॉल ब्लैडर, तो इसमें एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि बाइल डक्ट रप्चर होता है, कॉमन बाइल डक्ट। और वो रप्चर होने से वहां से बाइल निकलने लगता है और वो पेरिटोनियम में जमा होता है।
और ये बहुत ही दाह करता है। तो फिर मैंने एलोपैथी में पूछा कि क्या करते हैं इसके लिए। तो बोले कि सिर्फ एस्पिरेट करते हैं, वो पित्त जो है भाई, वैसे वो रप्चर हुआ है वो अपने आप हील हो जाता है, उसके लिए आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर ये क्रिया करी गई और वो एस्पिरेट किया बाइल जो था वो। अब इतना सब बाइल इकट्ठा एक जगह पे होगा तो वो कितनी जलन करेगा। और वो होने के बाद वो ठीक हो गए, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ी इसके आगे इस प्रकार से। लेकिन वो अवस्था गंभीर थी, इसमें पे रेटिनाइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। और इस अवस्था में ये काफी मुश्किल था कि उनका बच पाना। तो ये बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है कि इस प्रकार का भी कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर निकालने के बाद होता है। और मुझे बताया कि ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मैंने तो नहीं देखे मरीज इस तरह के, लेकिन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। वैसे ही अम्बिलिकल हर्निया को ट्रीट करने के बाद, सर्जरी करने के बाद काफी मुश्किल आई है। और तब मुझे पता चला कि ये मर्म स्थान है और उसके हिसाब से ये कुछ तकलीफें होती है और मौत भी हुई है लोगों की। वैसे वो कहते हैं कि ये तो आसान है अम्बिलिकल हर्निया, सिर्फ ऊपर से कट करना है और जोड़ लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मैंने दो मरीज ऐसे देखे कि जिनको या अम्बिलिकल हर्निया ऑपरेट करने के बाद काफी मुश्किल है इस प्रकार की। तो अह, थोड़े सूझबूझ कर और कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये समझकर सलाह क्या देनी है इसके बारे में सोचना है। तो ये थोड़ा मामला मुश्किल इस प्रकार का हो सकता है। तैरेव तो कर्शने कर्षितस्य अत्यशनात् अतिस्निग्ध गुरु मधुर शीताशना। तो कर्षण से कर्षित ये कॉमन है सभी में। वात से शुरुआत हुआ, पित्त में बताया गया, कफ में भी बताया गया। और अत्यशन अति स्निग्ध गुरु मधुर शीत अशना, ये सब कफ बढ़ाने वाले हेतु है। पिष्ट इक्षु क्षीर तिल माश गुड़ विकृति सेवना। तो पिष्ट का मतलब तंडुल पिष्ट लिया जाता है। अब मैंने एक अजीब अनुभव महसूस किया। एक प्रतिशाय का रुग्ण था और मैंने सब परहेज वगैरह बताया था और दवाइयाँ शुरू की, तो उसको काफी रिलीफ हो गया। डोंबिवली में था। और 15 दिन के बाद मैं जब एक बार गया तो बताया कि मुझे कल से बहुत ही प्रतिशय हो रहा है। मैंने कहा तुमने कुछ कारण सेवन किया होगा, तो मुझे नहीं, जो आपने बताया वही ले रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं ले रहा इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि बताओ क्या क्या ले लिया है कल सुबह से लेकर। तो उसने बताया कि तंडुल पिष्ट चाय के साथ खा लिया उसने। ये मैंने कभी सुना भी नहीं था इस प्रकार का होता है। शालिक पिष्टन गरीयस्त्वम बोधुमादपि गच्छते, संग्रह में सूत्र आया। तो फिर कहा कि ठीक है ये कारण है, तो लंघन करो, और कुछ दवाइयां दे दी कफ के हिसाब से, और फिर वो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी कारण होता है, ये मैंने पहली बार सुना कि तंडुल पिष्ट इस प्रकार के चाय के साथ मिला के खा लिया था उसने। इक्षु क्षीर तिलमाश गुण विकृति, हाँ, ये सभी इस प्रकार से कफवर्धक इस प्रकार के हैं। मंदक मध्य अतिपाना, मंदक दधि और मध्य अतिपान। हरितक अति प्रणनया, हरितक का बहुत ज्यादा प्रयोग करने से और उसके रुचि रखने से। अनुप अवधक ग्राम्य मांसाति भक्षण, और अनुप अवधक ग्राम्य मांस का अति भक्षण करने से। संधारणात् अबुभुक्षस्य चाति प्रगाढ़ मुदपाना, वेग संधारण करने से या बुभुक्षित होने पर बहुत ही पानी पीने वाले इस प्रकार। तो ये भी एक थोड़ा अजब है कि भूख है, खाना खाने के लिए अवेलेबल नहीं है और पानी भरपूर पी लिया, तो ये गुल्म का हेतु हो सकता है। ये इसके बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए। अभी ये नौबत पैसा नहीं है इसके कारण भी हो सकती है। एक बीच में एक अनुभव किसी औरत ने बताया था कि ऐसे ही पैसे नहीं थे और दारिद्र्य आ गया था। और फिर
पैसे नहीं है, इसलिए ब्रेड लाके उसको पानी में भिगो के खाते थे इस प्रकार से। और जो उस व्यक्ति को जब पता चला, वो मुस्लिम व्यक्ति थी जो ब्रेड बेचती थी, वो बोल रहे थे आप अभी तक कभी ब्रेड नहीं लिया, आप इतनी ज्यादा मात्रा में ब्रेड क्यों खरीद रहे हैं? तो फिर को पता चला कि ये खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ब्रेड और पानी इस प्रकार से गुजारा कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितने ब्रेड चाहिए मुझसे ले जाओ, पैसे मत देना, इस प्रकार से। और फिर उनकी स्थिति सुधर गई, और फिर उन्होंने जाकर उनका आभार व्यक्त किया वगैरह इस प्रकार। तो ये भी एक बात हो सकती है कि ये सबसे सस्ता है इस प्रकार से। अभी भी मालूम नहीं है ब्रेड की प्राइस क्या होती है, लेकिन 8-10 रुपए में ब्रेड आता होगा, थोड़ा रुपए का, 8-10 रुपए का ब्रेड कितनी लादी? एक लादी वैसे चलता है, एक लादी 25 लादी। तो इसमें 3-4 लोगों का खाना हो सकता है। तो इतना सस्ता कुछ नहीं है बाहर। तो ये भी एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि इस प्रकार से हरितक पालेभाजी व फळभाज्या दोन्ही की फक्त पालेभाज्या नाही, हरितक वर्ग है अलग। उपदंश के रूप में प्रयोग में लाया था, मसाले के पदार्थ इस प्रकार, अदरक वगैरह है इसमें। काल एका रुग्णेने असेच एक विचित्र प्रकार सांगितला होता, पुरणपोळी आणि दही ही प्रथमच ऐकली। ओके, तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है इसमें। तो अति प्रगाढ़ मुदपाना, खाने के लिए नहीं है इसलिए पानी पी लेना, यह भी अजीब बात इस प्रकार की है। और फिर उसके जरिए इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। मैंने ये सुना है, लेकिन मालूम नहीं है। शेंडे सर ने कहा था चितले बंधु के बारे में कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी बिल्कुल ही, और एक दिन ऐसा हुआ कि सभी को उपवास करना पड़ा, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था उनके, फिर दूसरे दिन से परिस्थिति सुधर गई। अब मालूम है चितले बंधु किस प्रकार के हैं। तो एक इस प्रकार की नौबत भी आती है, ये मैंने सुना है, शिंदे सर से सुना है, लेकिन मालूम नहीं सच्ची है या और कुछ है इस प्रकार से। लेकिन ये बात इस प्रकार की हो सकती है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के अनुभव है। कर्मचाले सांगाती ये विको वजवदंती के पेंढरकर आत्मचरित्र है। तो मराठवाड्यात पुरणपोळी दह्यासोबत खातात। ओके, तो ये भी एक बात इस प्रकार की हो सकती है कि कई लोगों के इस प्रकार के अनुभव है। संक्षोभणाद्वा शरीरस्य शेषणा सहमावृतेन प्रकोपमुपापद्यते। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि केवल कफ का प्रकोप नहीं होता है, वात का भी उसके साथ में प्रकोप होता रहता है, और ये एक अहम मुद्दा है। तम प्रकोपितम मारुतः आमाशय के देशे संवर्त। तो ये भी बात पित्त की जैसी बताई है कि उस प्रकृत कफ को मारुत वायु जो है आमाशय के एक देश में संवर्त्य तानेव वेदना प्रकार उपजनयति युक्ता वातक। तो वातगुल्म के सभी लक्षण पित्त गुल्मे में और कफ गुल्मे में होने ही वाले हैं। पश्चिम महाराष्ट्रात आमटी किंवा दुधासोबत व विदर्भात भरपूर तूप लावून खातात। और घी के साथ तो लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, या कटाचा साग जो बोलते हैं उसके साथ में लेते हैं। ये काफी तीनों प्रचलन में इस प्रकार के हैं। और वैसे चणक का पचन करने के लिए मूलक आया है, तो घी के साथ लेंगे, और मूलक की कोशिम्बीर इसके साथ में अगर सैलड इसके लिए साथ में ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। या फिर कटाचे सार और ये मूलक उसके साथ में इस प्रकार से लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। दूध के साथ तो नहीं ले सकते ये। ये उक्ता वातगुल में
श्लेष्मा तो अस्य शीत ज्वर अरोचक अविपाक अंगमर्द हर्ष हृद्रोग अच्छ हृद्रोग छर्दी निद्रा आलस्य स्थैमित्य गौरव शिरोवितापान उपजनयति। तो कफ जो है वो इस प्रकार के लक्षण निर्माण करते हैं। इसमें मारुतः आमाशय का देश है, मारुतः का संधि भी मारुत आमाशय का देश इस प्रकार का होगा। और ये उक्ता वातगुल में ये उक्ता ये उक्ता यहाँ उक्ता, ये दोनों तरीके से संधि हो सकता है, लेकिन ये है यहाँ। तो कहाँ विसर्ग है और कहाँ ये है, ए है, ये समझकर ये संधि विग्रह करना है, ये बात ध्यान में रखें। शीत ज्वर अरोचक अविपाक अंगमर्द हर्ष हृद्रोग छर्दी निद्रा आलस्य स्थैमित्य गौरव शिरोभितापान उपजनयति। अपि च गुल्मस्थ स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्तता। और गुल्म जो है वो स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्तता, वो नीचे को बहुत होना, अंदर होना, और सुप्तता तथा काश श्वास प्रतिष्ठायन राजा एक्ष्वाणन का अति प्रवृत्त। काश श्वास प्रतिष्ठा और अति प्रवृत्त होने पर राजा एक्ष्वा को भी निर्माण इस प्रकार का करता है। श्वैत्यम त्वं नख नयन वदन मूत्र पुरीशेषु पुरीशेषु उपजनयति। तो त्वं नख नयन वदन मूत्र पुरीश, इन सभी के बारे में एक बार बहुत ही जिक्र होनी है कि यही भाव क्यों अफेक्ट होते हैं, और विशिष्ट दोष से विशिष्ट वर्ण या फिर बात में परुषत्व वगैरह इस प्रकार के कब से निर्माण होते हैं। तो इनका एक इंटरनल कुछ रिलेशन है, ये देखना चाहिए। निदानोक्तानि चास्य नौपशरते विपरीतानि च उपशरीति इति श्लेष्मगुल्मः। तो निदानोक्त से अनुपशय और विपरीत से उपशय, ये इसमें भी है। त्रिदोष हेतुलिंग संधिपाते तो सांधिपाते सांधिपाते को गुल्म उपदिशन्ति कुशलाः। त्रिदोष के कारण और लिंग ये संधिपात अगर होता है तो सांधिपातिक गुल्म कुशल वैद्य उसको कहते हैं। सब विप्रतिषिद्धोपक्रमत्वात् असाध्यो निचय गुल्मः। तो प्रतिषिद्ध उपक्रम होने के कारण असाध्य, ये निचय गुल्म जो है, जो संधिपात जो गुल्म है वो असाध्य बताया गया। विप्रतिषिद्धोपक्रमत्वं विकृति विषम संभवात् संधिपातेन बोद्धव्यम्। तेन साध्य त्रिदोष ज्वरादो वातादि विरुद्धोपक्रमत्वं सदपि न असाध्यताम् आपादयेत्। तो ये थोड़ा अलग चक्रपाणि दत्त ने विवरण किया है कि विप्रतिषिद्ध उपक्रमत्व, उपक्रम जो है वो प्रतिषिद्ध है। कफ कम करने की कोशिश करेंगे तो वात बढ़ेगा, वात कम करने की कोशिश करेगा कफ बढ़ेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसलिए असाध्य है, सभी इस प्रकार के सन्निपात असाध्य है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है। और ज्वर सन्निपात जो ज्वर, उसमें कुछ लक्षण है, अवस्था ये है तो असाध्य है, नहीं तो सन्निपात ज्वर असाध्य ही है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये किसके आधार पर निश्चित होता है असाध्यत्व या साध्यत्व? तो प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय वगैरह जो बातें बताई गई है मीमांसा पहले अध्याय में, उसके आधार पर अगर विकृति विषम समवाय है तो असाध्यत्व है, प्रकृति समसमवाय है तो साध्यत्व है, ऐसा चक्रपाणि दत्त ने यहाँ जिक्र किया। वैसे अपिच ऐसा करके यथासलिंग संसर्गा ज्वर संसर्ग जो पिच ज्वरोर की मूर्छा शिरोर की मूर्छा ओमिदाह मोह वगैरह इस प्रकार से बात करती। तो यथा स्वलिंग संसर्ग कहा अपने लक्षणों का संसर्ग जिसमें है और ज्वर संसर्ग जहाँ वो संसर्ग जो ज्वर है, और अपिच से और भी एक संसर्ग जो वातपित्त वगैरह इस प्रकार के होते हैं। और वहां अरुण दत्त या हेमाद्रि ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये उनका गणन अगर विकृति विषम समवाय से संसर्ग निर्माण हो रहा है तो उसको अलग तरीके से देते हैं।
अगर प्रकृति समसमवाय से इस प्रकार से निर्माण होते हैं तो उसका गणन नहीं करते, उनको गिनते नहीं है इसमें। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि इस प्रकार से प्रकृति विषम समवाय कब होते हैं और प्रकृति समसमवाय कब होते हैं। मैंने एक इसके बारे में आयुर्वेद पत्रिका में लेख लिखा था काफी वर्षों पहले, और मेरा ये कहना था कि जहां इस प्रकार से विकृति विषम समवाय से आरब्ध विकार है, वहां उसी प्रकार के विकृति विषम समवाय से आरब्ध औषध द्रव्य भी। ये जो काढ़ा बनाते समय या तेल बनाते समय उसमें दही डालना वगैरह वगैरह, ये जो बातें ग्रंथों में बताई गई है, या आमलक और दूध, ये कॉम्बिनेशन गुप्त वगैरह बनाते तेल बनाते समय आता है। तो जो आमलक का दूध के साथ विरुद्ध है ऐसा चरकाचार्य खुद कहते हैं, और फिर इस प्रकार के योग भी बताते हैं। हाँ, या पंचगव्य वृत्त इस प्रकार का है। तो ये विकृति विषम समवाय किस कारण के लिए आए हैं? तो एक मेरा थोड़ा सा मानना ऐसा है कि विकृति विषम समवाय खाने से करने से जो व्याधि निर्माण हुए हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसी प्रकार के विकृति विषम समवाय से आरक्त औषधियों का प्रयोग होना है। कुष्ठ में अगर विरुद्धाहार जनित इस प्रकार का कुष्ठ है तो पंचामृत ऊपर लगाने के लिए कहते हैं, विशेषता रौक्ष खरत्व कार्ष्णीय इस प्रकार के लक्षण अगर कुष्ठ में है तो पंचामृत लगाने के लिए बताते हैं, और उससे काफी रिलीफ हो जाता है, ठंड भी कम हो जाती है, वर्म भी ठीक होता है। तो वैसे देखा जाए तो पंचामृत ये इसी प्रकार का विकृति विषम समवाय है, क्योंकि दूध है दही है इकट्ठा है दोनों इसके साथ में। मानते हैं कि उसमें घी और मधु भी है जो दही के दुष्परिणाम को कम करने वाले इस प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी पंचामृत लेने की प्रथा काफी प्रचलन में है। और ये वेलेंकर मैडम भी बच्चों को पंचामृत दिलाने की बात करती थी। वो बालाजी तांबे भी बहुत पंचामृत लेने के लिए गर्भिणी अवस्था में बहस करते हैं, गर्भिणी अवस्था में लेना है नहीं लेना है एक अलग इस प्रकार की बात। लेकिन ये पंचामृत का संयोग प्रचलन में क्यों आया? और पंचामृत शेष नैवेद्यम समर्पयामि, जो पंचामृत शेष रहा है उसका नैवेद्य दिखाते हैं और वो खा लेते हैं सभी लोग इस प्रकार से, वो थोड़ा ही होता है। लेकिन ये जो बात कही गई है तो विकृति विषम समवाय इस प्रकार से प्रचलन में है, औषध के रूप में भी है और कारणों के रूप में भी है। तो विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट ये विकृति विषम समवाय से आरब्ध रोगों में इसी प्रकार के विकृति विषम समवाय से बने औषध प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो एक मैंने लेख लिखा था, प्रोडक्टर सर से भी सबको भी दिखाया था, और उन्होंने भी कहा था कि अच्छा विचार है, इस प्रकार की नई सोच इस प्रकार की है। तो अन्य विकल्पने ही विकल्पिता नाम वगैरह वगैरह बाकी भी भाव उसमें समाविष्ट है, तो उन सभी को सोचकर इसमें कैसे करना है क्या करना है ये थोड़ा देखना चाहिए। और वैसे दोष दोष समूर्छना एक अहम मुद्दा है कि किस तरीके से दोष और दोष इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे गुल्म में वातल आदमी है, यहाँ से शुरुआत की और फिर पुरुषत्व को उसमें आ गया है, ये एक अहम मुद्दा इसमें बताया गया है। और आगे चलकर बाकी बातों के कारण का सेवन है, पित्त के कारण का सेवन है, कफ के कारण का सेवन है, और ये जो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है वो गुल्म निर्माण करने में सक्षम है इस प्रकार का। तो वैसे ही सभी रोगों में कैसे कैसे ये हेतुओं का सेवन होता है, किस अनुक्रम से होता है। जैसे कि अर्श में दोष प्रकोप हेतुस्तु प्रागुत्पत्तेन साध्यते अनुमदयते निजते पुनश्चाति व्यवयतः।
पंचामृत सकाळचं संध्याकाळी नाही नहीं यूज करना नया ही बनाना, बेटर ऑप्शन नहीं है ये। तो ताजा बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो दोष दृश्य समूर्छना ये एक विशेष इस प्रकार का है। और बागेवाड़ीकर का कहना था, मूर्छित तो हर व्याधि, मूर्छित पार व्याधि का नाश करता है, और पारागंधक सम्मूर्छना ये एक अलग चीज है। तो पारा षड्रसात्मक है, पारद जो है वो षड्रसात्मक इस प्रकार का है, और शंकर का वीर्य और गंधक जो है वो पार्वती का रज इस प्रकार का माना जाता है। तो इसमें काफी ताकत है बहुत सारे सम्मूर्छनाओं को भंग करने। ये एक अजीब सम्मूर्छना है पारद और गंधक की, और इसीलिए जो खलबी रसायन या फिर कुपीपक्व रसायन वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो आए हैं, या षडगुण बलिदा सिंधु वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो कुपीपक्व रसायन वगैरह इस प्रकार से आए हैं, इसमें पारागंधक की सम्मूर्छना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। उसमें उष्णता सहन करने की ताकत अद्भुत है, और शायद यही कारण है कि उष्ण शक्ति उसमें समा जाती है। जैसे लखनऊ के एक डॉक्टर बता रहे थे कि इतनी बड़ी उष्णता उसमें गई है, इतनी बड़ी मात्रा में उष्णता गई है, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर ये सूत्र लगाओ उसको, इस प्रकार से उसका कहना था। तो ये एक अलग ही सोच इस प्रकार की है, और फिर उससे शायद आरोग्य और निर्मल सूचकर बने और कुछ दवाइयां इस प्रकार से बने कचौली से लेकर आए। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो रसशास्त्र में किए जाते हैं, उसके साथ में भावनाएं भी होती रहती है, रंगराज की भावना हो, निम्बोधक की भावना हो वगैरह इस प्रकार से। तो ये एक अलग माहौल बनता है हर मेडिसिन का इस प्रकार से, और वो कहाँ पे अच्छी तरह से लागू होगा इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये काफी प्रयास गणेश शास्त्री ने किया है औषधि गुण शास्त्र के बारे में, लेकिन वहां ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रकृति समवाय से ही काम लिया है। अंत में वो लिखते हैं कि इस योग में ये घटक है, और इसके जरिए ये काम होता है, इसके जरिए ये काम होता है। तो वो सब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ही मानकर चलते हैं। हर समय सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ही होगा या कुछ और भी होगा, विकृति विषम समवाय भी होगा, ये भी बात हो सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। औषधों की कार्मुकता कैसे समझे, ये एक अहम मुद्दा है, और किस अवस्था में किस रोग में किस प्रकार की दवा बहुत अच्छी काम करेगी, ये कैसे सोचें। फणसलकर की खासियत थी कि एक ही इस प्रकार का रसकल्प देते थे, चाहे स्वर्ण सूचेकर हो, ताप्यादि लोह हो, या और कोई इस प्रकार के मेडिसिन हो, आरोग्य वर्धिनी हो। और बाकी सब चिकित्सा वनस्पति जो द्रव्य से होती, जिनमें एक बार सुबह की पूरी सिर्फ वो रहती थी, और बाकी सब वनस्पति द्रव्य इस प्रकार के हैं। और फिर भी पूरे दिन के हिसाब से स्वास्थ्य कैसे निर्माण हो, ये उनकी सोच थी, और वही सिलसिला मैं भी करता आ रहा हूँ। प्राय करो त्योहार रात कर्मान्य देते, तो कम से कम एक अहोरात्र में कुछ ना कुछ रिलीफ मरीज को मिलना ही है, ऐसा उनका कहना था। सप्ताह में गुणा लभे क्रिया मन्यान प्रयोजन, एक सप्ताह में अगर नहीं रिजल्ट्स मिले तो दूसरी क्रिया करनी है।
लेकिन इसमें डायग्नोसिस में भी कुछ गड़बड़ है क्या, ये भी देखना जरूरी है। तो जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उसके कारण को ढूंढना बहुत आवश्यक है। हमारा निदान सही नहीं रहा, गलत रहा, हमारी चिकित्सा सही नहीं रही, पेशेंट ने कुछ अपत्य किया, हवा में परिवर्तन आ गया वगैरह वगैरह। फणसळकर वैद्य रसकल्प लिहून देत की स्वतः बनवलेले ते खुद तो नहीं बनाते थे, बाजार से ही लाते थे। और उस जमाने में तो उनकी रुचि आयुर्वेद सेवा संघ में नासिक, उन्हीं की दवाइयां का प्रयोग करते थे। वैसे ये आफाली से जुड़े थे, क्योंकि गणेश शास्त्री ने आफाली की स्थापना की थी। आफाली काफी बंद हो गई और फिर वो आयुर्वेद सेवा संघ की तरफ मुड़े, ऐसा है समझ। तो अभी जो बेहतर ऑप्शन होगा, जो दवाइयाँ हमें अच्छी लगती है इस प्रकार से उनका प्रयोग करना, या जो प्रामाणिक व्यक्ति है उनके पास से दवा लेना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। और अभी तो हम सिक्स करते ही रसशास्त्र की दवाइयों का प्रयोग करना है। अभी ये जो 2DG डीजे, ये ग्लूकोज बेस्ड इस प्रकार की दवा कोविड-19 के लिए आ गई है। और उनका एक कहना है कि उसकी तरफ उसका एफिनिटी रहती है जहाँ ये कोविड-19 के वायरसेस है वहां जाते हैं और फिर नष्ट करते हैं। तो ये एक अजीब बात इस प्रकार की है। ग्लूकोज बेस्ड इस प्रकार से मेडिसिन बनाने से कैंसर में, वैसे वो ज्यादा प्रचलन उसका कैंसर में था, लेकिन मैंने भी कैंसर में कभी दिखाई नहीं, सुना नहीं कि ये कैंसर के लिए इस प्रकार की दवा का प्रयोग होता है। लेकिन ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि ग्लूकोज में सूक्ष्म होने के कारण एफिनिटी उसकी कैंसर के स्थान पर होगी। और फिर वो हमारी दवा तो हिरण्यभस्म वगैरह इस प्रकार की है, तो वो कैंसर सेल्स तो खत्म होने में मदद करेगी। मारती तो नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको खत्म करने में वो मदद करेगी इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन कहने का तात्पर्य है, मैं इस पर इसलिए उतरा कि लोग अभी बताते नहीं है और सीधा डायरेक्टली बाहर टेस्टिंग करवाते हैं, और फिर उसमें कुछ अगर मिला तो फिर आयुर्वेद और हमारी दोनों की बदला उनको तकलीफ नहीं होती है, फिर भी केवल विचार से कि अरे इसमें हेवी मेटल्स है या इस प्रकार से सोच के आयुर्वेद को कोसने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है। और वैसे दवाई कम लगती है तो हमारा भी फायदा होता है, और काम तो करती है, उसमें संदेह नहीं है। बहुत सारे वैद्यों ने सूक्ष्म औषधियों का प्रयोग किया है। विला में भाकुन आनंद सर भी 6x करते ही दवाइयों का प्रयोग करते थे, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं कि दवाई से असर होता है। और मैं इतनी वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये भी कोई संदेह की बात नहीं है। तो फिर ये जो नौबत है कि टेस्टिंग किया जाए और उसमें फ्री लाइसेंस मिल जाएगी, तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार की होती है। छोड़िए, वो जो मैं समूर्छना की बात कर रहा था, ये एक अहम मुद्दा है। और समूर्छना को इस प्रकार से समझना, दोषदुष्य समूर्छना को समझना और औषध कल्पक समूर्छना को समझना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो जो उसको हम जितनी भली भांति समझ पाएंगे और उसका प्रयोग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे उसके बारे में, उतना कम होगा। अभी मुझे एक आगे ऐसा है कि पहले तो मैं चक्रदत्त को लेना चाहता हूँ माधव निदान मधुकोष्ठिका पूरी होने के बाद, और फिर रसशास्त्र का ग्रंथ ले लेंगे। ऐसी मेरी सोच है। चरक तो एक तरीके से चालू रहेगा, लेकिन रसरत्न समुच्चय शायद अच्छी किताब होगी पढ़ने के लिए, शुरू में पढ़ने के लिए। और मेरा जो मकसद है वो इन औषधियों के कार्मुकत्व को समझना।
सुचेखर हो, आरोग्यवर्धिनी हो या और कोई दवा हो, ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, तो ये किस अ, विचार श्रृंखला से बने हैं, ये समझ पाना, और एक उसका अधिकार है। और जैसे कि आरोग्यवर्धन का अधिकार पुष्ट है, शिक्षक का अधिकार अंतर्निहित है, और उस अधिकार के बावजूद पंचगुल्मान पंचकासान वगैरह वगैरह इस प्रकार की शिक्षक की परिस्थिति में जो आता है, तो ये किस आधार पर होता है, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वैसे गणेश शास्त्री ने इसके बारे में काफी जिक्र किया है, बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसको कैसे समझेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। और उसके लिए शायद रसरत्न समुच्चय से आरंभ करेंगे, रसशास्त्र की दवाएं। तो हमने एक सहसयोग को ले लिया, तो ये केरल की परंपरा वाले जो औषध द्रव्य है उनके बारे में हमें जानकारी काफी मिली और काफी प्रचलन में भी आए। उसी प्रकार रसशास्त्र के मेडिसिन भी हमारे प्रचलन में आ सकते हैं इसके जरिए, और जो अभी प्रचलित है उनसे भी ज्यादा आ सकते हैं, और इसमें सभी का फायदा इस प्रकार का होगा। तो ये विपरीत शुद्ध उपक्रम होने के कारण निश्चय गुल्म जो है वो असाध्य इस प्रकार का बताया गया है। तो आज यहीं पे रुकते हैं। कल लोगों को कब से उपलब्ध होगा एमडीएसएस? हाँ, कोशिश चल रही है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी इस प्रकार से नौबतें आ रही है। तो पूरे तरीके से योग्य वापर करने के लिए योग्य हो जाएगा। हमारी कोशिश तो रही है जल्दी से जल्द उपलब्ध करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। थोड़ा सब्र करो इस प्रकार से। तो ठीक है, आज शाम का भी लेक्चर नहीं होगा, दोपहर में अमावस्या लगने वाली है। तो जो योग सूत्र का वाचन है, जिन्होंने नहीं किया है आज तक योग सूत्र का वाचन, उनसे अनुरोध है कि जरूर वो अध्ययन करें। अभी मैं सोच रहा हूँ कि समाधि पाठ फिर से एक बार शुरू से लेकर करना है। अभी एक बार पढ़ने के हिसाब से कहाँ पे क्या है, कहाँ का किसका संबंध किससे है, ये काफी जानकारी हो गई है, लेकिन समझना फिर भी काफी मुश्किल है वैसे। और कोलटकर सर की जो किताब है उसको लेकर अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात बनी। तो नए तरीके से इसमें जुड़ जाओ। पहले जो है वो तो है ही, लेकिन नए तरीके से इसमें जुड़ जाओ। बुधवार दोपहर 4 बजे, ऐसा अगले बुधवार से वो करेंगे। ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फिर अपने अपने घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ठीक है। 4 वाजताचं लेक्चरची लिंक वेगळी आहे का? येस, अलग है। मैं शेयर करता हूँ। वो तो मुफ्त ही है। ये जैसा जून के बाद थोड़ा उसके लिए पैसा लगेगा, वो तो मुफ्त है, ये पूरे जन्म के लिए योग सूत्र की जो लिंक है। मैं जेएसवीसी में शेयर करता हूँ। उसमें ज्वाइन हो। तो अभी मैं कोई हिंदी भाषिक नहीं है इसलिए वो मराठी में कर रहा था। अगर कोई ज्वाइन होता है जो मराठी नहीं समझते हैं, तो फिर हिंदी में करेंगे, नहीं तो मराठी में भी आगे करेंगे। तो ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ
शांति शांति शांति। ठीक है, वो जीएसएस में हो या नहीं हो, जीएसवीसी में ज्वाइन हो जाओ, सुश्रुत से संपर्क करो, तो उसमें लिंक डालते हैं। फक्त बुधवार में ही रहता है, दूसरे दिन नहीं होता। शुक्रवारी नाड़ीवर बोल रहा था। यस, शुक्रवार नाड़ी बारे में, शुक्रवार शनिवार दोनों दिन लगेंगे, और शायद अगले गुरुवार को भी तो नाड़ी के बारे में होगा। गरुड़ पर प्लीज ऐड माय नंबर इन योग। अच्छा, योग सूत्र वाचक। मैं अभी ऐसा करता हूँ, ये जीएसवीसी में आप नहीं है तो जीएसवीसी में ज्वाइन हो जाए। उद्या सकाळी लेक्चर नहीं है। तो ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापारा परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।